देखो, रिसेशन का टाइम है तो जॉब मिलना मुश्किल है, और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब को रिटेन करना मुश्किल है, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो नया जॉब पाना एक्सपीरियंस के साथ भी मुश्किल है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम समझे कि जो हमारी कोर स्किल है उसके ऊपर हम ऐसे क्या थोड़ी चीजें दे सकते हैं जिससे हमारा रिज्यूमे जो है, हमारा पोर्टफोलियो जो है और अट्रैक्टिव हो जाए और बढ़िया हो जाए। और अगर हम जॉब में हैं तो हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारे प्रमोशन के चांसेस तो बढ़े ही बढ़े, हमारे ले ऑफ के चांसेस कम हो जाए। बात करते हैं 8 स्किल्स की, और हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 8 स्किल जो है वो है नोशन। देखो, नोशन अपने आप में एक स्किल नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल टूल है। आज के समय में आप उस टूल को डेटाबेस की तरह यूज कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसको इंटरनेट पब्लिश करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, कुछ भी अपने थॉट्स को कोलैबोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, बग ट्रैकिंग के लिए, स्टोरी ट्रैकिंग के लिए, ब्रीफ्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही वर्सटाइल टूल है। और तो और यार, नोशन के टेम्पलेट्स बहुत पावरफुल चीज है। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। टेम्पलेट से क्या फायदा होता है कि आपको स्ट्रक्चर को सोचना नहीं पड़ता। अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट करना है, मुझे कुछ बनाना है, तो मुझे उसके स्ट्रक्चर को सोचने की जरूरत नहीं। वो स्ट्रक्चर मुझे बना बनाया मिल रहा है और आपको बस डेटा भरना होता है। तो नोशन इस तरह से बहुत पावरफुल हो जाता है। इसलिए मैंने इस टूल के आने को एज अ स्किल रखा है। 7th स्किल है डॉक्यूमेंटेशन एंड राइटिंग स्किल। अब देखो, चैट जीपीटी के आने के बाद बहुत लोग कहेंगे कि अरे भैया, अब ये सब कोई स्किल नहीं रह गया, जो मन है चैट जीपीटी से लिखवा ले। हाँ, बिल्कुल लिखवा लो, लेकिन बाबू चैट जीपीटी ना ऐसा जेनेरिक चीज लिख के दे देगा कि किसी को देखते ही समझ में आ जाएगा। मुझे कितने ईमेल्स आते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं चैट जीपीटी के लिखे हुए, 5 सेकंड लगते हैं समझने में कि ये चैट जीपीटी से लिखवाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं रहती। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ इंग्लिश एक पन्ना भर दिया तो काम हो गया। नहीं, उसका मतलब ये होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपका मेंटल मैप क्या है किसी प्रॉब्लम को लेकर, वो आप क्या स्टेप बाय स्टेप या पैराग्राफ्स में या पॉइंटर्स में बता पा रहे हो कि नहीं, वो है स्किल। हम इंग्लिश लिखने को डॉक्यूमेंटेशन से कंफ्यूज करते हैं, हम इंग्लिश लिखने को राइटिंग से कंफ्यूज करते हैं। राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन ये बोलता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे ओरिजिनल थॉट्स हैं, जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टेक्निक्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको क्या मैं एक बार ऐसा लिख सकता हूं कि कोई भी पढ़ समझ जाए। तो इसलिए इसको चैट जीपीटी से कंफ्यूज ना करिए। अपने आप में एक स्किल है और हर जगह काम आता है ना। अगर आपको कोई एरर आया है, कोई बग आया है, आपने कोई डिजाइन डॉक लिखा है, आपको कोई रिक्वायरमेंट है, यूजर रिक्वायरमेंट है, आपने यूजर से बात की है, कितनी सारी चीजों में डिजाइन ब्रीफ्स हैं, यूजर स्टोरी ब्रीफ्स हैं, हर जगह काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी सब कुछ कर देगा और अबे हमें इंग्लिश नहीं, कभी जरूरत नहीं। आपके लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये स्किल नंबर 7 पे है। 6th पर है प्रेजेंटेशन एज अ स्किल। देखो, पीपीटी जो है एक टूल है, तो आप फिर से कहोगे भैया आपको पता नहीं है क्या, एआई के कितने सारे पीपीटी टूल आ गए, पीपीटीज आर ओवर, पीपीटीज आर डेड, दीज आर 7 एआई टूल्स व्हिच विल किल पीपीटी। अरे नहीं यार, थोड़ा सा डिजाइन ऑटोमेट हो जाता है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले से है। अगर तुम उसे डेटा दो तो वो 7-8 तरह के डिजाइन बना के दे देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेशन एज अ स्किल का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने कुछ सीखा, मैं एक नॉलेज अपना शेयर करने जा रहा हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में टॉक देने जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ जो मुझे आता हो और मुझे सामने वाले को बताना है। तो कैसे मैं स्टोरी को बुनूंगा, कैसे प्रेजेंट करूंगा। पीपीटी जो है वो एक बहुत छोटा पार्ट है, वो एक टूल है, ठीक है, वो भी आना चाहिए, लेकिन आप उसको ही स्किल मान लेते हो। प्रेजेंटेशन एज अ स्किल जब आप डेवलप करते हो तो आप काफी लोगों को इंस्पायर कर पाते हो अपने आइडिया के लिए, और ये हर जगह छोटी छोटी जगह पे काम आता है। जब आप अपना डिजाइन डॉक प्रेजेंट कर रहे हो, जब अपना आर्किटेक्चर डिजाइन प्रेजेंट कर रहे हो, जब आप अपने यूजर इनसाइट्स प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप उसका आरसीसी यानी कि रूट कॉज करेक्टिव एक्शन प्रेजेंट कर रहे हो, कभी भी आप कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो, वहां पर एक स्टोरी टेलिंग और कैसे उस कहानी को लेके जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है। 5th स्किल है फिग्मा या फिगजैम। फिग्मा या फिगजैम जो है अगेन एक डिजाइन टूल है। फिर से हम इसे स्किल ना समझे। क्यों हम कह रहे हैं इसको स्किल? क्योंकि अगर आपको फिग्मा आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा डिजाइन का सेंस आ जाता है। आप जो है फ्रंट एंड कंपोनेंट्स देख के उसको सीएसएस में बना सकते हो, उससे कि भाई कितना पिक्सल यहाँ लगा है। आप यूएक्स डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट कर पाते हो। फिगजैम और भी पावरफुल टूल है क्योंकि आप वहां पे और अच्छे से कोलैबोरेट कर पाते हो बहुत लोगों के साथ, मे बी इवन यूजर्स के साथ। और इतना ही नहीं, आपकी जब डिजाइन सेंस थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि क्या डिजाइन सेंस देखने से बढ़ने लगती है, समझ में आता है अच्छा इसने ये
पिक्सल, ये कलर, ये फॉन्ट, ये शैडो, ये पैडिंग, ये मार्जिन सब फिक्स करके रखा है और डिजाइन सिस्टम ऐसे बनाया जाता है। और ये सेंस जब आपको आता है कि डिजाइन सिस्टम है, तो आप भी जब अपने नए यूआई बनाते हो तो एज अ डेवलपर आपको एक डिजाइनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए फिग्मा और फिगजैम या डिजाइन सेंस एक काफी अच्छा स्किल बन जाता है। मजा आ रहा है तुम्हें? इसमें से किस टॉपिक पे तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए जरूर बताना। और लास्ट का जो मेरा 5 मिनट का कार्तिक आर्यन वाला रैंट है वो बिना देखे मत चले जाना। फोर्थ है मार्केटिंग स्किल। आप बोलोगे भैया डेवलपर बोल रहे हो आप और मार्केटिंग के बारे में कह रहे हो। देखो यार, तुम डेवलपर हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, मार्केटिंग आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मार्केटिंग से हम क्या सीखते हैं? मार्केटिंग से हम ये सीखते हैं कि जो यूजर है मेरा, जो भी मेरा एंड कस्टमर है, वो कैसे सोचता है, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, वो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदता है। जब आप इन चीजों को समझते हो तो आप जो भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे डेटा हो, चाहे कोड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बना तो किसी एंड कस्टमर के लिए ही रहे हो ना, तो उसकी सोच, उसकी साइकी को समझना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, ये तो एक पार्ट हुआ एक्सटर्नल फेसिंग। इंटरनल फेसिंग भी होता है मार्केटिंग। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके पैसे बढ़े, आपको चाहिए कि आपका प्रमोशन हो। कैसे होगा ये? आपको अपने काम को बेचना पड़ेगा, आपको खुद को मार्केट करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन की स्किल्स के बारे में बात की थी कि अगर आप अपना काम सही से बेच पाओ कि देखो इस साल मैंने जो काम किया उस काम से कंपनी को, टीम को, प्रोडक्ट को कितना फायदा हुआ है, अगर आप उसको प्रेजेंट कर पाओ तो आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता नहीं होगा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में तो प्रमोशन का एक पूरा पैकेट बनता है, पूरा सिस्टम है जिसमें आपको सच में खुद को बहुत स्ट्रांगली डॉक्यूमेंट करके, प्रेजेंट करके मार्केट करना पड़ता है। आपको नहीं करना पड़ता है, आपके मैनेजर को करना पड़ता है। बट आपके मैनेजर को वो सारा का सारा असला बारूद देना आपका काम हो जाता है। थर्ड नंबर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे भैया ये तो पीएम का काम होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं। हाँ, सही बोल रहे हो, काम दूसरे का होता है। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट के स्कोप को समझते हो, आप उसके डेडलाइंस को समझते हो, आप उसके टाइमलाइंस को समझते हो, आप उसके स्लाइसेस को समझते हो, तो पता है क्या फायदा होता है? ये फायदा होता है कि आप जो भी आपका पीएम है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो या प्रोडक्ट मैनेजर हो या आपका इंजीनियरिंग मैनेजर हो, आप उससे बेटर कम्युनिकेट कर पाते हो। आप कहते हो कि अगर हम इस रास्ते गए तो शायद हम वो डेडलाइन नहीं मीट कर पाए। अगर हम इस फीचर की जगह इस फीचर को पहले बना ले तो हम डेडलाइन के पहले एक वर्जन 0.1 रिलीज कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जब आप समझते हो तो आप एक शेयर होल्डर, एक डिसीजन मेकर की तरह ट्रीट किए जाते हो, ना कि बस एक डेवलपर की तरह कि भैया जीरा पे लिख के फेंक दो, जो आ गया बना लेंगे, हमसे जितना एस्टिमेट पूछा गया हमने दे दिया। फायदा नहीं है ना। अगर आप सही में टीम के अंदर घुसोगे और यू नीड अ सीट एट द टेबल, किस टेबल पे? जिसमें इंजीनियरिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर बैठा है, तो आपको भी उनके टर्म्स को, उनकी डेडलाइंस को, उनके कंस्ट्रेंट्स को समझना होगा। और बहुत सिंपल है यार ये चीज करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा समझिए। कुछ अपने जो आप हैकाथॉन बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनको भी थोड़े पीसेस में तोड़िए, थोड़े पीसेस में तोड़िए, एक डेडलाइन बनाइए, थोड़े टिकट्स बनाइए। जो आप प्रोजेक्ट अपने लिए कर रहे हो, जो आप अपने पोर्टफोलियो पे डाल रहे हो, उनके साथ थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीख जाइए। बहुत अच्छी स्किल है और इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 3 पर। दूसरे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप बोलोगे भैया क्या जार्गन मार दिया? जार्गन नहीं है भाई, देखो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे जार्गन्स आते थे, ठीक है। लेकिन जब मैं पीएम से बात कर रहा हूं, जब मैं डिजाइनर से बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे बात करूं? मैं उन जार्गन्स के थ्रू तो बात नहीं कर सकता। मुझे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव भी रखना है और ये भी समझाना है कि भाई ये तुम्हें इसके ये रिएक्ट में यूज इफेक्ट क्या होता है, बिना समझाए भी मैं तुम्हें काम की बातें समझा सकूं। कोई बग आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई फीचर रिक्वेस्ट है, मुझे टाइमलाइंस देना है, ऐसा कुछ भी करना है तो मुझे तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि यार डिजाइनर जो तुमने बनाया तो बड़ा सुभान अल्लाह है, लेकिन इसको बनाने में मेरी जान जाने वाली है। या पीएम जो तुम ये पूछ रहे हो ये हो तो सकता है, लेकिन इसमें ये मुश्किल है। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि डेवलपर आइसोलेशन में काम कर रहा है। आपको एक बग आया, एक फीचर रिक्वेस्ट आया, तो आप अकेले बैठ के नहीं बनाते हो, पीएम अकेले बैठ के नहीं बनाता, डिजाइनर अकेले बैठ के नहीं बनाता। आपको सबके साथ सोचना पड़ता है कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली हम किस फीचर से सॉल्व करें, उसका यूएक्स कैसा हो और उसकी इंजीनियरिंग कैसी हो। ये तीनों चीज साथ में चलती है ना। तो आपको ये जो क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ये कम्युनिकेशन के साथ करनी है। इसीलिए मैंने इसको स्किल नंबर 2 रखा है कि कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जॉब में। और ये डिफरेंशिएट सच में कर देती है कि अगर ले ऑफ्स हो रहे हैं तो आप रहोगे या नहीं रहोगे। मैं आपको एक सच एग्जांपल लेता हूं कि अगर 2 डेवलपर्स हैं मेरे पास, एक
बहुत अच्छा कोडर है 1.2x है, दूसरा 0.9x है। मैं अपने पीएम से, अपने डिजाइनर से पूछता हूं कि दोनों को में से किसको रखा जाए। अगर 0.9x वाला बेटर कम्युनिकेटर है, बेटर कोलैबोरेटर है, तो सब उसको बोलेंगे और मुझे उसे ही रखना पड़ेगा। जो हम सोचते हैं कि डेवलपर प्रोडक्टिविटी, हम बहुत धांसू डेवलपर हो जाए, हम इस लैंग्वेज का सब कुछ सीख ले, वो हमारे लिए सेविंग फैक्टर हो जाता है, वो हमारे लिए प्रमोटिंग फैक्टर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 0.9x होकर भी इन स्किल्स के कारण 2x हो सकते हैं, 10x हो सकते हैं। नंबर 1 पे जो स्किल है ना, वो आपको लगेगा कि यार भैया ये क्या बोल दिया आपने, बिल्कुल ही सेंस नहीं बन रहा है इस बात का, बट मेरी बात सुनो। स्टैटिस्टिक्स, डेटा की समझदारी जो है, वो टॉप नंबर की स्किल है एज अ डेवलपर के लिए, अनफेयर एडवांटेज के लिए। क्योंकि जब भी आप डेटा में बात करने लगते हो, डेटा को समझने लगते हो, तो आप बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हमने एक फीचर रिलीज किया, कितना % यूसेज हुआ, कितना % डाउ बढ़ा, कितना % माउ बढ़ा, ये सब समझना, समझ के अगले फीचर पर डिस्कस कर पाना अपने पीएम के साथ, अपने डिजाइनर के साथ, अपने ईएम के साथ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कोई नहीं घुसता यार, कोई डेटा में घुसना नहीं चाहता। डेटा क्वेश्चंस को आंसर करता है, डेटा नए क्वेश्चंस लाने के लिए हेल्प करता है, बट पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड स्टैट्स एंड डेटा, और कैसे उसके थ्रू आप नए फीचर डिसीजंस लो, नए इंजीनियरिंग डिसीजंस लो, नहीं करते लोग। और क्योंकि ये नहीं करते, इसलिए ये नंबर 1 स्किल है किसी डेवलपर के लिए कि अगर आप थोड़ी समझदारी बना लो इसमें, थोड़ी सी, बहुत नहीं, थोड़ी समझदारी बना लो, तो आप बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर सकते हो अपने पीयर्स से भी और अपने कोलैबोरेटर्स में भी। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है डेटा में। A/B टेस्टिंग का आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है, थोड़ा सा पढ़ लो। क्या होता है कि अगर मैं एक फीचर बना रहा हूं, तो वो उस फीचर के 2 पार्ट करके देखो कि बिना फीचर वाला कितना यूसेज है, फीचर वाला कितना यूज है। छोटी छोटी चीजों में एज अ वेब डेवलपर आपके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चलेगा कि आपका यूजर जो है वो कहां बैठा है। हो सकता है आप एक से एक मस्त सुपर बढ़िया फीचर बना के रिलीज कर रहे हो और आपका 70% यूजर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा है। तो इसका मतलब डेटा नहीं देखने से घाटा किसका हुआ? आपका हुआ। सब पार एक्सपीरियंस मिल रहा है आपके यूजर को, बिकॉज आपने ये डेटा नहीं देखा। वेब ऐप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वेब ऐप आपने बड़ा अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया, ओहो सुभान अल्लाह, क्या सही, सारे फीचर काम करते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन लोड होने में आपके एवरेज यूजर को 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड लग रहा है। आप बोलोगे एवरेज यूजर से क्या मतलब भैया, हमारे मैक पे तो फट लोड हो जाता है। नहीं, तुम्हारे मैक पे थोड़ी भी यूजर बैठा है, बैठा तो यूजर कहीं है इंडिया के किसी कोने में, शायद 3G, 4G, 5G, पता नहीं क्या यूज कर रहा है, कौन सा लैपटॉप है, कितना फास्ट प्रोसेसर है, कितना टाइम लगता है पहला एक्शन लेने में। अगर आप ये डेटा नहीं देखना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी बना रहे हो, कितना भी अच्छा बना रहे हो, आपके यूजर तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं नहीं कहता कि आप स्टैट समझो, मीन समझो, वेरिएशन समझो, ये सब नहीं, लेकिन आप जो बना रहे हो उसको कौन यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कौन सा फीचर ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा फीचर नहीं यूज हो रहा है, इसमें तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ना। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो क्या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो क्या? नहीं ना, आप तो उस काम को अपने यूजर के लिए कर रहे हो। तो यूजर से अगर सच में एम्पैथी है तो डेटा समझना बहुत जरूरी है। और जब आप डेटा समझने लगते हो तो आपकी इंजीनियरिंग में एक फीडबैक लूप आता है। अभी क्या, आपने कुछ बनाया, कुछ डाल दिया, ठीक है, चल गया, टेस्टिंग हो गई, QA ने पास कर दिया, हमें क्या। लेकिन जब आप डेटा समझने लगते हो तो एक फीडबैक लूप आता है, और जिस लूप से आपकी इंजीनियरिंग बेटर होती है। आपको पता चलता है कि नहीं, बाहर में स्वेल्ट आया है, इसलिए मुझे स्वेल्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे यूजर को वो परेशानी नहीं है, मेरे यूजर को ये परेशानी है, और मैं इंजीनियरिंग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जिससे बिजनेस वैल्यू बनेगी। तभी आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज होती है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंजीनियर नहीं हो, आप एक प्रोडक्ट इंजीनियर हो, आप प्रोडक्ट समझते हो, आप यूजर समझते हो। आई नो थोड़ी बात में गर्मी ज्यादा आ गई, क्योंकि इन चीजों के लिए मैं बहुत केयर करता हूं यार, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं इन चीजों के लिए केयर, हम बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग फोकस्ड हो जाते हैं, जबकि हमें बहुत ज्यादा यूजर फोकस्ड होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इतना दिल से ऐसा वीडियो बनता है, कुछ तो प्यार तुम भी दिखा के जाओ।